हेलो स्टूडेंट, आज हम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट जो भाषा और संस्कृति का पेपर है उसमें आपका समास, परिभाषा और उसके भेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले हम शॉर्ट में ये जान लें कि समास क्या है, उसके क्या क्या भेद हैं। हम जब इन चीज़ों को जान लेंगे तो हमें प्रश्न के जवाब आंसर देने में आसानी होगी। तो सबसे पहले यही है कि समास क्या है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समास बनाने की प्रक्रिया में कारक चिन्हों, परसर्गों या योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। सामासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो अब आता है समास के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में समास के 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले अपना आता है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है उस समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे आपका यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाविधि जैसे अवधि के अनुसार। ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। इस समास में हमें मुख्य बात याद करने की ये है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। दूसरे नंबर पे इसमें क्या होता है, समस्त पद जो पूरा पद है वो किसकी तरह कार्य करता है, अव्यय की भांति कार्य करता है। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद यथा, भर, प्रति, आय, यावत, हर में से कोई एक भी हो सकता है। इन पदों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्राय अव्ययीभाव समास होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई पद जैसे जो स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भर, प्रति या आ, यावत, हर जैसे शब्द आए तो हम अमूमन कह सकते हैं कि ये पद अव्ययीभाव समास ही है। जैसे प्रतिदिन, प्रति पहले आया तो हमें पता चल गया अव्ययीभाव समास है। जैसे यथाशक्ति या यथावधि, तो इससे ये जो अव्यय आए हैं तो इससे हमें पहले समझ में आ गया कि ये अव्ययीभाव समास है। ये एक ट्रिक है कि अव्ययीभाव समास को हम समझ सकते हैं। इसमें चौथी मुख्य बात यह है कि ये दुरुक्त शब्द प्राय अव्ययीभाव होते हैं। जैसे घर घर, पल पल, क्षण क्षण आदि। तो ये दुरुक्त शब्द हैं जो बार बार, जैसे घर घर, दुरुक्त मतलब 2 बार प्रयोग होते हैं, घर घर, पल पल, क्षण क्षण। तो इसमें प्राय ज्यादातर अव्ययीभाव समास होते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या है इस समास में? अव्ययीभाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान होता था और समस्त पद जो क्या था अव्यय की तरह कार्य करता था। और तत्पुरुष समास में क्या है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है, हम पढ़ते थे जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, संप्रदान से मान, संबंध काके के लिए, अधिकरण में पर, ये विभक्ति चिन्ह हैं आपके। तो इन चिन्हों के ही आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए गए हैं। और हमें अगर ये विभक्ति चिन्ह अच्छी तरह से याद हैं तो हम तत्पुरुष समास आसानी से समझ में आ जाएगा। तो तत्पुरुष समास मुख्य क्या है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेद विभक्ति चिन्हों के आधार पर किए हैं। तो इसमें पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। और ये जो तत्पुरुष समास के जो नाम हैं ये सारे विभक्ति चिन्हों के विभक्तियों के ही नाम के आधार पर किए गए हैं। जैसे
आपका इसमें उदाहरण होगा जैसे यश प्राप्त। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। कैसे? यश प्राप्त। तो क्या है? यश को प्राप्त। तो कर्म में कौन सा है? कर्म को। तो कौन सी चिन्ह का इसमें लोप था? को। यश प्राप्त, यश को प्राप्त मतलब कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही आपके कुछ तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, जैसे राजकुमारी, राष्ट्रपति, सेवा मुक्त, हस्तलिखित, कोशकार, दानवीर, शोकमग्न, सेनापति, कवि श्रेष्ठ। ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और अगर आपको एक बार विभक्ति चिन्ह आसानी से समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा तत्पुरुष है। वैसे जहां तक पूछा जाएगा परीक्षा में तो यही पूछा जाएगा कि कौन से तत्पुरुष समास का है, तो आप विभक्ति चिन्हों के आधार पर आसानी से इन्हें जान सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है? जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध हो अथवा दोनों पदों में से एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ कर्मधारय समास कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में अगर हम देखा जाए तो कर्मधारय जो समास है वो तत्पुरुष समास का ही एक रूप है। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में एक ही कारक अर्थात कर्ता की विभक्ति आती है, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसकी एक पहचान और है, इसमें क्या है? विशेषण विशेष होता है, उपमेय उपमान का मेल प्रदर्शित होता है। जैसे भवरूपी सागर, तो इसका क्या होगा? भव सागर। तो बादल जैसा काला, तो बादल जैसा क्या काला का है? कौन सा विशेषण आ रहा है? घनश्याम, घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। तो कर्मधारय समास में मुख्य कौन कौन से जो स्मरणीय बिंदु हमें याद करने की जरूरत है? पहला, एक तो कर्मधारय समास कभी कभी पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा समास है जो तत्पुरुष समास का ही एक रूप है, तो आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है कि कर्मधारय समास में एक पद प्राय विशेषण होता है। पॉइंट इसमें बनता है कि अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा या रूपक अलंकार होते हैं वहां पे कर्मधारय समास माना जाता है। तो इसके कुछ कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, पीतांबर, पीला है जो अंबर है, नीलांबर आपका महापुरुष, महान है जो पुरुष, सज्जन, सत है जो जन, महाजन, खाद्यान्न। ये सारे आपके जो हैं वो सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास की परिभाषा में क्या आता है कि इसमें अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब इसमें ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद जो होगा वो प्रधान होता है, तो वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं तथा वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास में कुछ स्मरणीय तथ्य जैसे हो गएंगे, बहुब्रीहि समास दो या दो से अधिक पदों से बनता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। इस समास में दोनों पद विशेषण की भांति कार्य करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए बता देती हूँ, हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चन बन जाए। अब इसका उदाहरण, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात हर किसी व्यक्ति के तो 10 शन नहीं होते, आनंद से मतलब सन नहीं होते, तो वो किसके हैं? रावण के हैं। तो क्या है? कौन सा पद प्रधान है? तीसरा पद। तो इसमें क्या है? रावण। जैसे गजानन, गज के समान मुख वाले, गज के समान मुख वाले कौन होते हैं? अर्थात गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, किसके शिखर पर चंद्रमा होता है? हर व्यक्ति के शिखर पर तो नहीं होता, तो इसमें किसके शिखर पर है? शंकर जी के शिखर पर। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनके, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। नीलकंठ, पंचानन, षडानन, ये सारे आपके जो आएंगे वो बहुब्रीहि समास के प्रमुख उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आपका चलते हैं द्विगु समास।
तो द्विगु समास क्या है? इस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला पद संख्यावाचक तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरा पद बनेगा वो क्या करेगा? एक समूह का बोध कराएगा। मतलब कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं या बहुत सारी चीजें इकट्ठी हैं, जहाँ बहुत सारी चीजें वस्तुएं वगैरह होती है, वो क्या समूह कहलाता है। तो वो क्या समूह का बोध कराएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, जैसे बहुब्रीहि समास में भी अभी बहुब्रीहि समास पढ़ा तो वहां पे भी हमने देखा कि उसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। किंतु इस समास में पहला पद संख्यावाचक तो होता है, लेकिन वो क्या करता है? समूह का बोध कराता है। और बहुब्रीहि समास में क्या है? समूह का बोध नहीं कराता। जैसे दशानन, तो दशानन में क्या है? 10 है आनंद जिसके, किसके? रावण के। तो यहाँ पे क्या रावण क्या है? एक व्यक्ति है। किस व्यक्ति के? सिर्फ एक व्यक्ति के 10 सिर हैं, वो कौन है? रावण है। तो यहाँ पे संख्या तो उसने बताई, लेकिन एक समूह का बोध नहीं कराया। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी, शंकर जी को त्रिनेत्र बोला जाता है। तो किसके हैं? शिव के 3 नेत्र हैं। तो यहाँ पे त्रिनेत्र से संख्या का बोध नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ गलती मत करना। दशानंद और त्रिनेत्र जैसे शब्द जो हैं उनमें बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक तो होता ही है, लेकिन वो संख्यावाचक के साथ साथ क्या करता है? एक समूह का बोध कराता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी में क्या है? 5 वृक्षों का समूह। तो यहाँ क्या है? 5 तो वो दिखा रहा है, लेकिन किसका समूह है? समूह का बोध हो रहा है वृक्षों का। कोई भी 5 वृक्ष हो सकते हैं। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, है ना। सतसई, 700 संदों का समाहार, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ये सारे आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। तो इस समास में 2 पद होते हैं और क्या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो बीच बीच में हमें समुच्चय बोधक संयोजन चिन्ह या विकल्पवाचक संयोजक लगाने पड़ते हैं। जैसे और, एवं, यथा, या अथवा जैसे ही लगते हैं तो वो कहाँ लगते हैं? द्वंद्व समास में लगते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व क्या है? इसमें जो पद होते हैं वो और से जुड़े होते हैं और पृथक होने पर अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे राम कृष्ण, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण। जैसे भाई और बहन, तो भाई बहन। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। स्त्री या पुरुष, स्त्री पुरुष। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि इतरेतर द्वंद्व को हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें और लगा होता है। दूसरा आता है आप समाहार द्वंद्व। समाहार का क्या होता है? किसी चीज को समेटना या समूह। जब दोनों पद समुच्चय में हो अथवा पृथक पृथक अस्तित्व ना रखते हो तो वहां पे कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व। जैसे दाल रोटी, तो यहाँ पे ना अकेली दाल की विशेषता बताई है ना रोटी की, बल्कि उसमें क्या बताया गया है कि संपूर्ण भोजन से, मतलब पूर्ण भोजन, सब्जी रोटी, दाल रोटी, अन्न जल। तो ये सारे चीजें क्या है? समाहार द्वंद्व के उदाहरण। जिस द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यहाँ पे अपन और भी लगा सकते हैं पाप और पुण्य। ये जैसे भी प्रसंग के अनुसार होता है कि वाक्य में किस तरह के प्रसंग आया है। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण जैसे हानि लाभ है। जैसे हानि या लाभ, तो यहाँ पे कौन सा द्वंद्व हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे सुख दुख, सुख और दुख में कौन सा हो गया? इतरेतर द्वंद्व हो गया। भाई बहन, दूध दही, दूध और दही, घी शक्कर, घी और शक्कर, नर नारी, नर और नारी, राजा रानी, रानी और राजा, भला बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब हम इनसे कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं,
उनको देख लेते हैं। आशा है आपको ये समास का जो मैंने संक्षिप्त रूप में बताया हो समझ में आया हो, और इसमें से जो स्मरणीय बिंदु जो पॉइंट बताए हैं उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है, समास किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या संयोजन से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा संक्षेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदों की प्रधानता के आधार पर उत्तर पद प्रधान समास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका सही जवाब है दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि और समास में मूलतः क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है और समास 2 शब्दों के मेल से बना हुआ नया शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2। कौन कौन से? विकारी तथा अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है विकारी या परिवर्तनशील शब्द। विकारी शब्दों को ही परिवर्तनशील शब्द कहा जाता है। ऑप्शन में अगर विकारी आए या परिवर्तनशील शब्द आए तो बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के माध्यम से परिवर्तित नहीं होते वे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को अपरिवर्तनशील शब्द भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो इसका सही जवाब है द्विगु समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है? तो इसका सही जवाब है अव्ययी भाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष संबंध होता है? तो इसका सही जवाब है कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? तो इसका सही जवाब है द्वंद्व समास।